ये बात है 6th सेंचुरी की। गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था, जिस वजह से मगध की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रही थी। यहाँ राज करने का नया तरीका शुरू हो गया था, जिसे कहा जाता था रूल ऑफ द फिश, जिसमें बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल रही थी। माने बड़े राजा छोटे राजाओं का खात्मा कर रहे थे। यही वजह थी कि मगध में भी बार बार राजा बदलते रहते थे। ऐसे में मगध के लोग परेशान हो गए, जिसके बाद मगध की जनता ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार मगध के लोगों ने अपना राजा खुद चुना, और ये राजा था मगध आर्मी का एक साधारण सा सैनिक गोपाल। गोपाल ने बिहार में पाल राजवंश की नींव रखी, जो बिहार का आखिरी सबसे शक्तिशाली राजवंश था। उसने बंगाल और बिहार को एकजुट किया। वहीं उसके बेटे धर्मपाल ने जीता कन्नौज। कन्नौज उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। गंगा के ट्रेड रूट यहीं से कंट्रोल होते थे। ये सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका था, और इस पर कब्जा करने के लिए डेक्कन के राष्ट्रकूट और वेस्टर्न इंडिया के गुज्जर प्रतिहार राजा पहले से ही लाइन में थे। लेकिन धर्मपाल ने सबको हरा दिया और मगध का गौरव पंजाब तक फैला दिया। पाल राजाओं ने ही नालंदा को रिनोवेट करवाया। उन्होंने विक्रमशिला नाम से एक नई यूनिवर्सिटी बनाई। राजा देवपाल ने तो असम और ओडिशा तक को जीत लिया। वहीं उनकी दोस्ती सुमात्रा इंडोनेशिया तक थी। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि पाल राजाओं का अंत कैसे हुआ? कैसे मुगल बिहार में घुसे? अंग्रेजों ने बिहार के साथ क्या किया? क्या कंट्रीब्यूशन था बिहार का देश की आजादी में? और कौन थे बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की गोली लगने पर हाथ काटकर गंगा में फेंक दिया? सवाल ये भी आता है कि कैसा था आजादी के बाद का बिहार, और क्यों ये देश के बाकी राज्यों से पीछे छूट गया? दोस्तों, बिहार वो स्टेट है जिसने भारत को अपना पहला राष्ट्रपति दिया, दुनिया को 0 दिया, जेपी जैसे फ्रीडम फाइटर दिए, और सिस्टम को सबसे ज्यादा IAS और IPS दिए हैं। लेकिन आज इसे भारत का बीमारू राज्य कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि किसने बनाया बिहार को बीमार? क्या होगा बिहार के इलेक्शन में इस बार? इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी अंडा हलवा के बारे में सुना है? क्या आपको ये पता है कि हरी मिर्च का भी हलवा बनता है? वैसे तो मेरा फेवरेट गाजर का हलवा है, लेकिन मिठाई बनाने वालों को हलवाई ही क्यों कहते हैं? जब ये सवाल दिमाग में आया तो मैंने किया रिसर्च और बना दी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। इस स्टोरी को देखने के लिए आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं लेकर आ रही हूं ऐसी ही दिलचस्प कहानियां। खैर, अब टॉपिक पर वापस चलते हैं और गंगा किनारे से बिहार की कहानी को शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा है भागलपुर। आज यह शहर मशहूर है तसर रेशम के लिए, जिसे कीड़ों से नेचुरली तैयार किया जाता है। गोल्डन कलर के इस रेशम की वर्ल्ड मार्केट में काफी डिमांड है, इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हालांकि सदियों पहले ये शहर सिल्क नहीं बल्कि एजुकेशन सिटी था, क्योंकि यहाँ पर बनी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा की तरह ही विक्रमशिला का कैंपस भी काफी बड़ा था। इसके चारों तरफ 108 मंदिर थे। इसके 6 दरवाजे थे, जिन पर बैठे गार्ड्स ही स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते थे। ये इतने मुश्किल सवाल पूछते कि 10 में से 1 स्टूडेंट ही अंदर जा पाता और बाकी के 9 को बाहर से ही रवाना कर दिया जाता था। यहाँ लॉजिक, तंत्र विद्या और वज्रायन बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, इसीलिए इसे द इंटेलेक्चुअल हार्ट ऑफ एशिया भी कहते थे। कहते हैं कि तिब्बत को बौद्ध धर्म भी विक्रमशिला ने ही दिया। 11वीं सेंचुरी में यहीं से मॉन्क अतिशा दीपांकर तिब्बत गए थे, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसके बाद तिब्बत के लोग उन्हें मसीहा मानने लगे। लेकिन फिर आई 12वीं सदी, जब विक्रमशिला पर भी बख्तियार खिलजी की नजर पड़ी। कहते हैं कि इस बार उसने विक्रमशिला और नालंदा को फिर जलाया, जिससे डरकर बिहार के बौद्ध भिक्षु नेपाल, तिब्बत और दूसरे देशों में भाग गए। उसने कमजोर हो चुके पाल राजवंश को खत्म कर दिया और यहीं से पाटलिपुत्र का पावर दिल्ली शिफ्ट हो गया। खिलजी के लिए बिहार महज एक प्रांत था, जहां से रेवेन्यू यानी कि टैक्स वसूलने के लिए बंगाल और दिल्ली के बीच खींचतान चलती रहती थी। खिलजी के राज में बिहार का कल्चर और लैंग्वेज बदलने लगे। संस्कृत प्राकृत की जगह फारसी यूज होने लगी। मुगलों के राज में भी बिहार की चमक फीकी पड़ रही थी।
कि तभी यहाँ राज आया शेर शाह सूरी का। वो शेर शाह जिसे जान छुड़ाने के लिए हुमायूं गंगा में कूद गया था। वो शेर शाह जिसने हुमायूं को काबुल तक खदेड़ दिया। शेर शाह का असली नाम फरीद था और वो बाबर की आर्मी में काम करता था। कहते हैं कि जब 1528 में बाबर ने चंदेरी पर अटैक किया तो शेर शाह भी साथ था। यहीं से वो हिंदुस्तान पर हुकूमत का ख्वाब देखने लगा, जिसके बारे में अब्बास सरवानी एक किस्सा बयां करते हैं। वो अपनी किताब तारीख़ शेरशाही में लिखते हैं कि एक बार शेर शाह बाबर के साथ खाना खा रहे थे। उन्हें खाते देख बाबर ने अपने खासम खास खलीफा से कहा, इसके तेवर तो देखो, मैं इसके माथे पर सुल्तान बनने की लकीरें देखता हूँ। इससे होशियार रहो, हो सके तो इसे हिरासत में ले लो। तब खलीफा ने बाबर को समझाया कि शेरशाह ऐसा नहीं कर सकता। उस दिन तो उसने शेरशाह को बचा लिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो मुगलों की नौकरी छोड़कर बिहार के सासाराम चले गए। यहाँ वो एक लोकल सरदार जलाल खान के दरबार में काम करने लगे और देखते ही देखते वो काफी ताकतवर बन गए। शेरशाह का डोमिनेंस बंगाल तक था और यही बात मुगल बादशाह हुमायूं को चुभती थी। हुमायूं भी बंगाल पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने 2 बार शेरशाह के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन हर बार हुमायूं को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार वो दिल्ली छोड़कर भाग गया, जिसके बाद शेरशाह के सैनिकों ब्रह्मादित्य और ख्वास खां ने उसका पीछा किया। 3 महीने तक हुमायूं लाहौर में छिपकर बैठा रहा, क्योंकि बारिश के कारण शेरशाह के सैनिक वहां पहुंच नहीं पाए। लेकिन 1540 में उन्होंने सुल्तानपुर नदी पार की और लाहौर पहुंच गए। मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत अपनी किताब तारीख़-ए-राशिदी में लिखते हैं कि जैसे ही शेरशाह के लाहौर की तरफ बढ़ने की खबर मिली, बादशाह हुमायूं वहां से भाग निकले। उनके लोगों ने अपने सजे हुए घर उसी हालात में छोड़ दिए जिस हालात में वो थे, और जितना पैसा हो सकता था वो अपने साथ लेकर चले गए। हुमायूं कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। रास्ते में उनके अपने भाई कामरान के साथ भी झड़प हो गई, जिसके बाद वो भी उन्हें छोड़कर चला गया। अब हुमायूं के पास बहुत कम सैनिक बचे, जिस वजह से उसे काबुल जाना पड़ा। वहीं दिल्ली पर शेरशाह का कब्जा हो गया, जिसका फायदा बिहार को भी मिला। शेरशाह ने पटना को ट्रेड सेंटर बनाया, जहां से नमक, शोरा माने की बारूद और सूती कपड़े यूरोप तक बिकने जाते थे। वहीं सासाराम से निकाली उसने एक रोड, जिसे इतिहास में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड माने की शॉर्ट में जीटी रोड। ये बांग्लादेश के सोनार गांव से शुरू होकर सिंधु तक जाती थी। 1500 किलोमीटर लंबी इस सड़क से हजारों व्यापारी रोजाना गुजरते थे और उन्हीं से शेरशाह की सल्तनत को खूब पैसा मिलता था। हालांकि 5 साल राज करने के बाद शेरशाह चल बसा। तब जाकर हुमायूं ने कमबैक किया और मुगलों ने बिहार को भी जीता। इसके बाद कई बादशाह आए और गए और बिहार के लोग बस अपना काम करते गए। लेकिन 18वीं सदी में भारत पर जब अंग्रेजों की नजर पड़ी तो उन्हें रोकने के लिए भी बिहार को ही चुना गया। दरअसल उस वक्त हुआ 3 नवाबों और अंग्रेजों के बीच युद्ध, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। इस जंग की कहानी शुरू होती है 1764 से, जब बंगाल का नवाब था मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। वही मीर जाफर जिसने पलासी की जंग में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की और उन्हें हरवाकर खुद नवाब बन गया था। कहते हैं कि नवाब बनाने के बाद अंग्रेजों ने उसे अपना पपेट बना लिया, जिससे तंग आकर उसने गद्दी छोड़ दी। इसके बाद उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया, जिसे भी ब्रिटिशर्स अपने कठपुतली बनाना चाहते थे। हालांकि कासिम इस बात से नाखुश था, इसलिए उसने विदेशों से ट्रेनर बुलाकर अपने लड़ाके तैयार किए। इन लड़ाकों ने अंग्रेजों पर 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 बार अटैक किए, लेकिन हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसी वजह से कासिम को बंगाल छोड़कर इलाहाबाद भागना पड़ा और यहाँ उनकी मुलाकात हुई सुजाउद्दौला से। सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और वो भी अंग्रेजों से तंग आ चुके थे। वही दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम II तो पहले से ही अंग्रेजों से परेशान थे, इसलिए इन तीनों ने मिलकर जॉइंट आर्मी बनाई, जिसमें 40,000 सैनिक थे। वहीं सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें 7,000 सैनिक ही थे। माने नवाबों का पलड़ा भारी था। ऐसे में जंग के लिए उन्होंने बिहार के बक्सर को चुना, जहां दोनों सेनाओं में आमना सामना हुआ। ब्रिटिश आर्मी की कमान मेजर हेक्टर मुंडो संभाल रहे थे और नवाबों की सेना में तो हर कोई नवाब ही था। तभी तो छोटी होने के बावजूद अंग्रेजों की आर्मी ने उन्हें हरा दिया, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लड़ रहे थे। वहीं इस हार के बाद नवाब हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन गए। मीर कासिम को जान बचाकर भागना पड़ा। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने सरेंडर कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव इस पूरे इलाके माने बंगाल, बिहार और ओडिशा के गवर्नर बन गए और यहीं से बिहार पर अंग्रेजों का राज हो गया। बिहार की जमीन उपजाऊ थी, ऐसे में फसल अच्छी होती थी,
यही कारण था कि ब्रिटिशर्स यहाँ के लोगों से मनमाना टैक्स वसूलते थे। इसी वजह से बिहार के लोग तंग आ गए और उनके इस गुस्से का असर दिखा सन 1857 में। तब बिहार में भी विद्रोह की चिंगारी सुलगी, जिसकी कहानी शुरू होती है जगदीशपुर से। ये जगह आरा के पास थी, जहां रहते थे बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 80 साल के राजपूत जमींदार थे और उनकी रियासत पर अंग्रेजों की नजर काफी पहले से थी, लेकिन उन्हें गुलामी करना कतई मंजूर नहीं था। इसीलिए जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो बाबू कुंवर सिंह के अंदर का योद्धा भी जाग उठा। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक गुरिल्ला आर्मी खड़ी कर दी। इस आर्मी ने अंग्रेजों को कई बार हराया। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को इस बात की उम्मीद तक नहीं थी कि एक बूढ़ा शख्स उन्हें इतना टफ चैलेंज देगा, लेकिन बाबू कुंवर सिंह को किसी का डर नहीं था। कहानियां बताती हैं कि एक बार गंगा पार करते वक्त उनके हाथ में गोली लग गई, तो उन्होंने तुरंत तलवार निकाली और हाथ काट कर गंगा में फेंक दिया। 26 अप्रैल 1858 को अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने जगदीशपुर को बचाए रखा। इसी वजह से तो उन्हें बिहार का सबसे फेमस फ्रीडम फाइटर माना जाता है। बिहार ने ही भारत को सत्याग्रह भी दिया। अब वो कैसे? तो इसकी कहानी जानने के लिए हमें 1917 में चलना होगा। अब तक बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से लौट चुके थे। वो भारत की राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे थे और यहीं से उन्हें रास्ता मिला चंपारण का। चंपारण बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां के किसान अंग्रेजों की लगाई हुई 3 कठिया प्रणाली से परेशान थे। इस सिस्टम के मुताबिक किसानों को अपनी जमीन 3 हिस्सों में बांटनी पड़ती थी, जिसमें से एक पर नील उगाना जरूरी था। ब्रिटिशर्स औने पौने दाम पर किसानों से ये नील खरीद कर बहुत ही महंगे प्राइस पर विदेशों में बेचा करते थे, जिस वजह से उन्हें तो फायदा हो रहा था, लेकिन नील उगाने के कारण किसानों की जमीन खराब हो रही थी। तब चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल पहुंचे गांधी जी के पास। वो उन्हें चंपारण आने के लिए मनाने लगे। कहते हैं कि राजकुमार शुक्ल खुद एक अमीर किसान थे, लेकिन चंपारण के गरीब किसानों की मदद के लिए वो खास तौर पर गांधी जी से मिले। उन्हीं की बात मानकर गांधी जी चंपारण के लिए निकले। वो पहले मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उनका वेलकम किया जेबी कृपलानी ने, जो उस वक्त एक प्रोफेसर हुआ करते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई एक नामी गिरामी वकील राजेंद्र प्रसाद और कुछ सोशल वर्कर से, जिनके साथ मिलकर उन्होंने आगे की स्ट्रेटेजी बनाई और फिर वो पहुंचे चंपारण, जहां किसानों ने उन्हें अपनी तकलीफें बताई। कहते हैं कि इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें उन्हें किसानों का खूब सपोर्ट मिला। गांधी जी को रोकने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, लेकिन इससे किसान भड़क गए और आंदोलन और तेज हो गया। देखते ही देखते ये सत्याग्रह अखबारों की सुर्खियों में छा गया, जिससे घबराकर अंग्रेजों ने 135 सालों से चली आ रही 3 कठिया प्रथा को खत्म कर दिया। माने अब बिहार के किसान नील उगाने के लिए मजबूर नहीं थे। इससे उन्हें तो राहत मिली ही, पूरे भारत को भी सत्याग्रह की ताकत का पता चल गया। इसके बाद सत्याग्रह बिहार से निकलकर पूरे देश में फैल गया, जिसका असर ये हुआ कि 1947 में फाइनली भारत को आजादी मिल गई। अब आजादी के बाद का बिहार कैसा था और कहां ये दूसरे राज्यों से पीछे छूटता चला गया, इसकी कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा 1951 में। उस साल बिहार में चुनाव थे। यहाँ 322 विधानसभा सीटें थीं, जिन पर अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही थीं। हालांकि बहुमत मिला कांग्रेस को और 239 सीटें जीतकर उसने सरकार बनाई। श्री कृष्ण कुमार सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, जिनका सबसे ऐतिहासिक फैसला था जमींदारी को खत्म करना। इसके लिए उन्होंने जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास करवाया और बिहार जमींदारी खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। उस वक्त झारखंड भी बिहार का हिस्सा था, जिस वजह से यहाँ खनिजों की भी भरमार थी। कोयला और दूसरे मिनरल्स बेचकर बिहार अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। लेकिन हालात तब बिगड़े जब बिहार की राजनीति में ही बखेड़ा शुरू हो गया। शुरुआत के सालों में बिहार के सीएम ऐसे बदलते रहे जैसे कि पाकिस्तान के पीएम बदलते रहते हैं। शुरू से शुरू करें तो 1967 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तब गठबंधन की सरकार बनी और कुछ ही सालों में 4 सीएम बदले। फिर 1969 में और 1972 में भी ऐसा ही हुआ और 5 सालों के पीरियड में 10 मुख्यमंत्री बदल गए। ऐसे में बिहार का डेवलपमेंट कौन करता? इधर बार बार बदलते हुए नेताओं की वजह से सिस्टम में बैठे अफसरों की नकेल कसने वाला भी कोई नहीं बचा। नतीजा ये रहा कि चारों तरफ करप्शन फैल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि बिहार के युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा, जिसका असर ये हुआ कि पूरे देश में इमरजेंसी लग गई। 1974 की बात है। 18 मार्च का वो दिन था जब पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने गवर्नर का घेराव किया। तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ भड़क गई।
पुलिस और छात्रों के बीच मारपीट हुई और कुछ छात्रों की जान चली गई। हालात बेकाबू होने पर छात्रों ने आंदोलन कर दिया और इसे लीड करने के लिए उन्होंने इनवाइट किया जेपी को। जेपी माने जयप्रकाश नारायण, जिन्हें इतिहास में लोकनायक कहा जाता है। जेपी एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कहते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया था, लेकिन वो जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए और अंडरग्राउंड होकर इस आंदोलन की कमान संभाली। हालांकि आजादी के बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए और विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में जुट गए। लेकिन जब स्टूडेंट्स ने उन्हें बुलाया तो उन्हें आना पड़ा और 5 जून 1947 को उन्होंने पटना के गांधी मैदान में रैली की। इस रैली में जेपी ने संपूर्ण क्रांति माने कि टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया, जिसके बाद उनका ये विरोध पूरे देश में फैल गया। नतीजा ये रहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश भर में इमरजेंसी लगानी पड़ी, जिसके बाद उनके खिलाफ खड़े हर नेता को जेल में डाल दिया गया। कहते हैं कि इसी आंदोलन ने बिहार को लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे कई नेता दिए। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। लालू ने बिहार को बनाया या बिगाड़ा, इसका फैसला आपको करना है। हम बस आपको कहानी सुना रहे हैं जो मीडिया रिपोर्ट से हमें मिली है। विकास नहीं, सम्मान चाहिए, ये नारा देकर लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता में आए, लेकिन उनके राज में सम्मान मिला उनके 2 सालों को। मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि जब लालू प्रसाद सीएम थे तो उनके सालों साधु यादव और सुभाष यादव का दबदबा था। आए दिन उनके खिलाफ रंगदारी मांगने, किडनैपिंग और धमकाने की शिकायतें आती। इधर लालू खुद चारा घोटाला में फंस गए। इसी वजह से उन्हें अपने दूसरे टेन्योर में कुर्सी छोड़नी पड़ी। 25 जुलाई 1997 को उन्होंने रिजाइन कर दिया और तब बिहार के मुख्यमंत्री बनी लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी। और यही वो वक्त था जब बिहार की राजनीति में कोहराम मच गया। सरकारी मिशनरी ठप पड़ गई, बिहार की सुध लेने वाला कोई नहीं रहा, जिसका असर दिखा बारिश के मौसम में जब पूरा का पूरा पटना पानी में डूब गया। कहते हैं कि तब पटना का ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार था कि यहाँ की कॉलोनियों में ही पानी भर गया। कीचड़ और गंदगी की वजह से यहाँ नरक जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद कृष्ण सहाय नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पटना हाई कोर्ट में अपील की। तब कोर्ट ने खुद कहा कि बिहार में राज्य सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और यहाँ जंगल राज कायम है। यहाँ मुट्ठी भर भ्रष्ट नौकरशाह प्रशासन चला रहे हैं। कोर्ट ने पटना को देश की सबसे गंदी राजधानी करार दिया, लेकिन फिर भी हालात सुधरे नहीं। ऊपर से बिहार की जनता ने अगले इलेक्शन में फिर आरजेडी माने कि लालू प्रसाद यादव को चुन लिया, जिसके बाद करप्शन, किडनैपिंग और वसूली के केस और बढ़ गए। यही वो दौर था जब बिहार देश के बाकी राज्यों से पिछड़ता जा रहा था। बीबीसी हिंदी के लिए लंबे वक्त तक बिहार कवर कर चुके सीनियर जर्नलिस्ट मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि लालू राबड़ी का जो 15 वर्षों का दौर था, उस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब किडनैपिंग की घटनाएं बहुत बढ़ गई। इनके राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा होने लगी कि बिहार में फिरौती के लिए अपहरण हो रहा है और इससे इस राज्य की सरकार का संरक्षण हासिल है। विपक्ष को जब किडनैपिंग की इन घटनाओं पर टिप्पणी करनी होती तो वे जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करते थे। वहीं इस जंगल राज पर राबड़ी देवी कहती थी कि हाँ, बिहार में है जंगल राज। जंगल में एक ही शेर रहता है और सभी लोग उस शेर का शासन मानते हैं। राबड़ी तब बिहार का शेर लालू प्रसाद यादव को बता रही थी। माने बिहार के नेताओं का फोकस जो था वो हालातों को ठीक करने पर कम और जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करने पर ज्यादा था। लेकिन फिर भी जनता ने इन नेताओं को सत्ता में लाया क्यों? तो दोस्तों, इसका जवाब है जातिवाद यानी कि कास्टिज्म। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिहार में अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप था और लोग अक्सर अपने ही कास्ट के कैंडिडेट को वोट देना पसंद करते थे। जातिवाद ही था जिसकी वजह से बिहार में आए दिन खून खराबा होता रहता था। चंपा विश्वास रेप कांड, पटना का शिल्पी गौतम हत्याकांड, शोरूम से कारों की लूट, जातीय सेनाओं की जंग, डॉक्टरों की किडनैपिंग जैसे केस बिहार की इमेज को खराब कर रहे थे। और यही वजह थी कि बिहार के अपने बिजनेसमैन यहाँ से भागने लगे थे। व्यापारियों के जाने से बिहार में जॉब्स जनरेट करने वालों की कमी हो गई। माने नौकरी देने वाले बचे नहीं और बचा कुचा काम खराब कर दिया बिहार के पार्टीशन ने। हुआ यूं कि नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से बिहार के 80% मिनरल्स, जंगल और 60% कारखाने झारखंड में चले गए। इसी के साथ चली गई इंडस्ट्रीज भी। अब नौकरी देने वाले बिजनेसमैन तो पहले ही चले गए थे, साथ ही इंडस्ट्रीज भी चली गई, जिसके बाद बिहार के लोगों के पास कमाई का एक ही जरिया बचा, जो थी खेती। लेकिन खेती में दिक्कत ये थी कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज बिहार में हर साल बाढ़ ले आती थी, जो यहाँ लोगों के घर और खेतों
और जमीनों को बर्बाद कर देती थी। इसी वजह से बिहार के लोगों को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। लेकिन सवाल ये आता है कि बाहर जाकर इन्होंने लेबर वर्क क्यों किया? तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण भी आपको समझाते हैं। इतना तो आप भी जानते हैं कि नौकरी पाने के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है, और ये क्वालिफिकेशन देने वाले बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूल इतने खराब है कि बच्चे यहाँ आते ही नहीं। कुछ स्कूल्स तो खाली पेपर्स में ही है, यानी कि वो बने ही नहीं हैं। यहाँ एग्जाम भी कितनी ईमानदारी से होते हैं, ये तो पूरी दुनिया ही देख चुकी है। वहीं टॉपर्स टॉप कैसे करते हैं, इसका राज भी खुल चुका है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिटी सही नहीं होने के कारण बिहार के बच्चों में स्किल्स की कमी रह जाती है। इसी वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिलती और ये छोटे मोटे काम या लेबर वर्क करके पैसा कमाते हैं। तभी तो बिहार देश की लेबर फैक्ट्री बन गया है। हर छोटी बड़ी फैक्ट्री में आपको लेबर बिहार के ही मिलेंगे। बिहार वो स्टेट है जिसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग दिक्कतें हैं। जैसे साउथ बिहार में छोटा नागपुर पठार है, जहां लोहा, कोयला और मिनरल्स भरे पड़े हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके रिसोर्सेज नॉर्थ बिहार के लोग यूज कर रहे हैं और इसी वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब वो बिहार से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इतनी परेशानियां होने के बावजूद बिहार का अपना रुतबा है। बिहार वो स्टेट है जिसने भारत को उसका पहला राष्ट्रपति दिया। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनसे जुड़ा एक किस्सा आपको बता देगा कि बिहार के लोग देश के लिए कितना डेडिकेटेड होते हैं। राजेंद्र प्रसाद एक रिच फैमिली से आते थे जो बचपन से ही जीनियस थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया था और फिर वो बन गए वकील। वो अपर कास्ट से थे और काफी रिच थे, इसलिए कास्ट सिस्टम में उनका बिलीफ था और किसी ऐसे इंसान को वो छूते तक नहीं थे जो ब्राह्मण ना हो। लेकिन गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने सब कुछ बदल दिया। वो लोगों के साथ बैठकर खाने लगे, अपने कपड़े खुद धोने लगे। आसपास के गांव तो वो पैदल चलकर ही पहुंच जाते और ट्रेन में भी अगर ट्रेवल करते तो जनरल कोच में बैठकर जाते थे। 1934 में जब बिहार में भूकंप आया तो उन्होंने अपने हाथों से मलबा उठाया और सफाइयां की। वहीं प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनका रवैया बदला नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। कहते हैं कि 25 जनवरी 1960 को उनकी बड़ी बहन भगवती देवी चल बसी। फिर भी अगले दिन उन्होंने रिपब्लिक डे की परेड में सलामी ली और परेड से लौटने के बाद अपनी बहन का फ्यूनरल किया। कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के लिए उनकी बहन ही सब कुछ थी। वो सिर्फ 19 साल की थी जब उनके पति चल बसे। तब से अब तक वो अपने भाई के साथ ही रह रही थी। सोचिए कितना दुखद रहा होगा राजेंद्र प्रसाद के लिए अपनी बहन को खोना। लेकिन उन्होंने देश को इसका पता तक नहीं चलने दिया। कहते हैं कि उस वक्त प्रेसिडेंट की सैलरी 10,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिर्फ 5,000 रुपए लेते थे। बाद में उन्होंने इसे भी कम करके 2,500 रुपए कर दिए। माने आज के नेता जहां पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो अपनी सैलरी तक पूरी नहीं लेते थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बिहार के लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। तभी तो इतनी दिक्कतों और खामियों के बावजूद सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से ही निकलते हैं। यहाँ के इंजीनियर्स को गूगल जैसी कंपनियां करोड़ों का पैकेज देते हैं। यहाँ के लोग पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। यही वजह है कि देश के जाने माने जर्नलिस्ट भी बिहार से ही आते हैं। पर बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कास्टिज्म, माने जातिवाद। यहाँ पर अपर कास्ट और लोअर कास्ट में अक्सर लड़ाइयाँ होती रही हैं। एक वक्त तो वो था जब जातियों में नरसंहार होते थे, लेकिन बदलते वक्त ने हालात बदले और बिहार के लोगों ने जातियों के नाम पर मारकाट कम की। लेकिन आज भी वोट जाति के नाम पर ही पड़ते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है। मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि लोग जाति से ज्यादा फोकस करें विकास पर। जो नेता जितना विकास करवाए उसे ही वोट दिया जाए। जब पढ़े लिखे लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार में खुद नौकरी जनरेट करने पर उनका ध्यान होगा। वहीं सरकार को भी यही चाहिए कि वो डेवलपमेंट के साथ साथ टूरिज्म पर भी फोकस करें। दोस्तों, बिहार का इतिहास काफी ग्लोरीफाइंग है। दुनिया के दूसरे देशों से लोग नालंदा और गया में आते हैं, लेकिन बिहार फिर भी टूरिज्म में काफी पीछे है। ये जरूरी है कि बिहार पर्यटन को वैसे ही अपनी ताकत बनाए जैसे राजस्थान ने बनाया है। इसके लिए गवर्नमेंट का फोकस टूरिज्म पर होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट किसकी? बिहार में चुनाव है जिसमें एनडीए से नीतीश कुमार और महागठबंधन से तेजस्वी यादव, वहीं जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर मैदान में है। ऐसे में जीतेगा कौन? आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता दूं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत सुधारा है। लास्ट दिसंबर मैंने पर्सनली बिहार विजिट किया था। मैं और मेरे फ्रेंड्स पटना गए और राजगीर भी गए थे। ये सारी जगह अच्छी थी और यहाँ जाकर लगा कि नीतीश सरकार ने काम तो काफी करवाया है,
लेकिन मेरे हिसाब से एक चांस न्यू फेस को मिलना चाहिए, क्योंकि एक नया चेहरा, नया नेता नई सोच के साथ आता है और एक चांस उसे देने से हो सकता है कि बहुत कुछ बदल जाए। हालांकि सर्वे और मेरे साथी पत्रकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दोबारा सरकार बना सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि आरजेडी आएगी। अब आप बताएं कि आपका क्या कहना है, आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं? आप ये रिपोर्ट कहां से देख रहे हैं और आपको ये हमारी रिपोर्ट लगी कैसी, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि अगली रिपोर्ट आप कौन सी देखना चाहते हैं। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी, किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।